हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए एक और मैराथन क्लास सीखेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप सभी के लिए। आप लोग वीडियोज़ को लगातार अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करते रहें वीडियोज़ को लगातार। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 50 मतलब स्टार्टिंग से 1 से लेकर के ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप 50 संख्याएं लिखेंगे और इनका औसत बताना है। अब देखिए अगर इसको सामान्य विधि से करते हैं तो जैसा कि औसत यानी एवरेज, औसत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज। औसत का सामान्य सूत्र होता है जितने भी आंकड़े हो उन आंकड़ों का योगफल। आपको क्या करना होता है? आंकड़ों का योगफल ऊपर लिखना होता है और बटे में आंकड़ों की संख्या लिखनी होती, जितने भी आंकड़े हों दिए गए हों, आंकड़ों की संख्या। तो ये आपको लिखना होता है, ये सूत्र होता है औसत का। औसत में जितनी भी संख्याएं हो उनका योगफल ऊपर ले लीजिए और उन संख्याओं से उसको भाग कर दीजिए, जितनी भी संख्याएं हैं। तो सामान्यतया ये अगर हम करते हैं, यहाँ पर 50 प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे, फिर 50 से भाग करेंगे, तो वो चीज़ आप बहुत लंबी प्रक्रिया होगी और वो कोई ऐसे प्रश्नों में ऐसी अप्रोच की ही नहीं जाती। आपको सामान्यतया क्या सोचना होता है? ऐसे में एक सूत्र होता है कि जब स्टार्टिंग से प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, ये बात आप याद रखें, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, n का मतलब वहां पर कुछ भी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, कितनी भी हो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है तो वो बस केवल आपको लिखना है n+1/2, n+1/2, यही आपका हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर 50 संख्या है तो n की जगह 50 रख दीजिए। इस प्रश्न में कहा गया 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप n की जगह 50 रख देंगे प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा? 51, 51/2। 51 का आधा करेंगे तो 25.5, भाई 25 का डबल 50 होता है, तो 25.5 जो कि आपका यहाँ पर बी पार्ट में दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए, ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक, सामान्य रूप से औसत यानी एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। जितने भी संख्या या आंकड़े दिए हों उनका योगफल कर दीजिए और उसी से भाग कर दीजिए। सभी बेसिक्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं और आप इसको बहुत अच्छे से जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? 3 के प्रथम 9 गुणज। गुणज बोला जाए, कई बार यहाँ गुणज की जगह अपवर्त वर्ड भी यूज कर दिया जा सकता है, ध्यान रखें। अपवर्त हिंदी में या गुणज एक ही बात है, और जिसको इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल का मतलब जैसे 3 का टेबल पहाड़ा पढ़ ले, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 3 9, ऐसे लिखते जाए तो वो मल्टीपल होते हैं। तो 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 15, इस तरीके से 3 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। और इन्होंने कहा कि 9, तो 3 9 27, इसका मतलब आप कहाँ तक जाएंगे? 27 तक। इस तरीके से आप इसको, ये 9 आपके गुणज हैं, जो कि सारे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने सिंपली इसको इस तरीके से लिख लिया। मतलब 3 से आप 3 9 27, 9 संख्या ऐसे लिखेंगे। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको इसके प्रथम 3 के प्रथम 9 अपवर्त का औसत यानी 9 गुणजों का औसत बताना है। तो ऐसे में आप एक सूत्र याद रखिए, ऐसी संख्याओं का जब भी औसत बताना हो जिनका डिफरेंस समान हो। आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस यानी अंतर समान है, 3 3 का अंतर है, 3 3 का अंतर बढ़ता जा रहा है। देखिए, तो जब ऐसा हो कि जिसमें संख्याओं का औसत समान हो, तो ऐसी संख्याओं का डिफरेंस समान हो, तो ऐसी संख्याओं के औसत को निकालने का तरीका क्या होता है? एवरेज या निकालने का तरीका क्या होता है? पहली संख्या, जो भी पहली संख्या हो, और प्लस अंतिम संख्या, वो लिख लीजिए और बटे 2 कर दीजिए, बस। सिंपल सी बात है, ऐसे प्रश्नों के लिए औसत ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जबकि जो श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है, उसका अंतर समान हो। यानी जैसे यहाँ पर सब जगह 3 3 का अंतर आता जा रहा है, देखिए, तो उसमें पहली संख्या 3, अंतिम संख्या 27 और बटे में 2, 27 3 कितना हुआ? 30, 30/2 यानी कट करके क्या आ गया? 15। ये आपका आंसर हो गया 15 और ये आपका दिया गया डी पार्ट में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें, इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत अच्छे से भली भांति समझ लें। मान लीजिए यहाँ पर अब आपको मैं एक श्रृंखला दे देता हूँ, 1 3 5 7 इस तरीके से, और ये बढ़ता बढ़ता 1 3 5 7 9
और इस तरीके से ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ आपको लास्ट में 15 लिख देता हूँ। अब आप देखिए ये आपको अगर निकालना है तो क्या होगा, कैसे औसत आप निकालेंगे। 1 3 2 2 बढ़ रहा है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 ऐसे होगा। तो क्योंकि ये सीरीज श्रृंखला जो आपको दिख रही है इसमें अंतर समान है, तो हम इसका जब औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, औसत बराबर क्या होगा, पहली संख्या और ये आपकी अंतिम संख्या है बटे 2 कर देंगे, यानी 16 बटे 2 जो कि 8 आ जाएगा। और ये क्योंकि विषम संख्या है, अभी इसके लिए एक और रूल बता दे रहे हैं। इसको फिलहाल मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको आगे और प्रश्नों के माध्यम से इन चीज़ों को समझाता हूँ, ठीक है। तो आप नोट करते चले, औसत को अच्छे से जो भी तरीके आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, आपको दिया गया 2 6 10 14 18 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे 46। अब आप देखिए यहाँ पर क्या खास बात है, 2 से 4 6, 6 से 4 10, 10 से 4 14, 14 से 4 18, यहाँ पर अंतर समान है और अंतर यानी डिफरेंस 4 4 का है। जब अंतर समान हो तो मैंने क्या कहा, वैसे संख्याओं के औसत को निकालने का तरीका होता है, औसत यानी एवरेज, इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि पहली संख्या यानी 2, पहली संख्या यहाँ ये है, और अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए और बटे 2 कर दीजिए बस। तो ये 46 2 48 बटे 2 जो कि कट करके आ जाएगा 24, और इस प्रश्न का आंसर औसत 24 हो जाएगा बस, जो कि बी पार्ट में आपको दिया गया। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से ऐसे प्रश्नों को डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट आपको दिया गया प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 15 विषम संख्या, कितनी भी प्रथम अगर स्टार्टिंग से 1 3 5 7 ऐसे स्टार्टिंग से लेकर के अगर कभी भी प्रथम n विषम संख्या, n का मतलब ये है 5 संख्याएं, 7 संख्याएं, 10 संख्याएं, 20 संख्याएं, 50 संख्याएं, कितनी भी संख्याएं हो n के प्लेस पर, मतलब प्रथम बस स्टार्टिंग से होनी चाहिए। प्रथम n विषम, विषम यानी कि जिसको हम ऑड नंबर्स कहते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत अगर आपको लिखना हो, संख्याओं का औसत, तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। n होने का मतलब अगर वो कहता है 10 संख्याओं का औसत तो 10 ही हो जाएगा, 15 संख्याओं का औसत तो 15 ही हो जाएगा। तो आप यहां देख रहे हैं प्रथम यानी स्टार्टिंग से 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 15 ही हो जाएगा ए पार्ट में आंसर। इसको आप चेक करना चाहें तो ऐसे चेक कर लीजिए, मान लेते हैं चलिए 1 3 5, ये इस समय कितनी संख्या है, 3 संख्या है। इसका औसत निकालना हो तो सामान्य सूत्र क्या होता है, इनको जोड़ेंगे 1 + 3 + 5 और जितनी संख्या उसी से भाग कर देंगे, यही औसत होता है। तो 5 3 8 1 9, 9 बटे 3 देखिए कट करके 3 ही आ गया, और आपने संख्याएं कितनी ली थी, 3 ही। तो इसका मतलब जितनी संख्या लेंगे अगर वो विषम है और स्टार्टिंग से है, प्रथम का मतलब 1 से लेकर के, तो उनका औसत वही हो जाएगा जितनी संख्याएं होंगी। तो अगर आपसे वो कहता है कि भाई प्रथम 53 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 53 विषम यानी ऑड नंबर्स विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप 53 ही बता देंगे सीधे। अगर 53 संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं का औसत 53 ही हो जाएगा। तो आई होप आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही क्यों होता है, ठीक है। तो और कैसे होता है आप आंसर भी कर लेंगे, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देखते ही आप उसका आंसर कर सकते हैं। अगर वो आपसे देता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताइए तो वो 10 ही हो जाएगा, प्रथम 14 विषम संख्याओं का औसत बताइए तो वो 14 ही हो जाएगा, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत बताइए तो वो 25 ही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर्स, सम संख्या का मतलब इवन नंबर्स। अब यहां पर कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याएं, 10 सम संख्या, तो इसमें इसका भी सूत्र पहले आप देख लीजिए। अगर स्टार्टिंग से प्रथम लिखा है वर्ड, प्रथम n मैं लिख लेता हूं, n का मतलब यहाँ कितना भी 10 15 20 25 50 100 200 कितनी भी संख्याएं हो, तो प्रथम n सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स, सम संख्याओं का औसत। अगर हमें ऐसा प्रश्न मिले और इसका औसत बताना हो तो n+1 हो जाता है बस, n में 1 बढ़ा दीजिए, जितनी संख्या है उसमें 1 बढ़ा दीजिए। 10 संख्याओं का था, 10 सम संख्याओं का औसत था, तो 10 में ही 1 बढ़ा दीजिए, 11 यही आंसर हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं। जैसे हम लोग प्रथम संख्याएं लिखते हैं 2 4 6 8 10। चलिए हमने ये
5 संख्याएं ले ली तो इसका औसत आपका 6 आना चाहिए, क्योंकि 5 संख्याएं हैं तो 5 + 1 6 आना चाहिए। अब देखते हैं 6 आता है कि नहीं। औसत का रूल होता है उन संख्याओं को जोड़िए और जोड़ के जितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए। तो 5 संख्याएं थी, 5 से भाग देते। अब देखते हैं औसत का सूत्र तो हमने लगा दिया। अब देखते हैं क्या औसत इसका 6 निकल के आता है या नहीं। तो 2 4 6 6 12 8 20 10 30, ऊपर जोड़ने पर 30 हो गया बटे 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, देखिए 6 आ गया। इसका मतलब आपने देख लिया ये रूल कि हाँ प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। और क्यों होता है ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आप ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। अगर कोई प्रश्न आपको मिलता है कि भाई प्रथम 13 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 13 सम संख्याओं का औसत, तो क्योंकि 13 है बस 13 में 1 जोड़ दीजिए, 14 इसका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये आप अच्छे से डायरेक्टली समझ जाएंगे और कर भी लेंगे। आई होप आपको ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया यदि किसी गणना में 16 के स्थान पर 61 लिख दिया जाए, यानी लिख जाने से 20 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक, एक कोई गणना की जा रही कैलकुलेशन है जहां पर 20 संख्याएं थी और उनका औसत निकाला जाना था। तो उन 20 संख्याओं में से कोई एक संख्या 16 आनी चाहिए थी, उस 16 की जगह पर क्या आ गया, 61 ले लिया गया गलती से। तो उस स्थिति में उन 20 संख्याओं का जो औसत आया वो 35 आया। ठीक, ये प्रश्न की डिमांड है, प्रश्न यही बोल रहा है। तो उस 20 संख्याओं का सही औसत क्या है, मतलब अगर गलती ना हुई होती तो सही में औसत क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखते हैं यहां पर ऐसे प्रश्नों में क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम है कि संख्याएं कितनी है 20 और उनका औसत क्या आया 35। और आपको ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि सामान्य रूप से जो औसत होता है वो क्या लिया जाता है, संख्याओं का योग, ऊपर योग लिया जाता है और नीचे कुल कितनी संख्याएं हैं। ऊपर लिया जाता है योगफल और नीचे लिया जाता है कुल संख्याएं जो हों, कितनी संख्याएं थी। ये आपका सामान्य सूत्र है। औसत आया 35, कुल संख्याएं थी 20, तो बटे में लिखेंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा, योगफल पता चल जाएगा। योगफल कितना होगा, ये 20 इधर आएगा, इससे गुणा हो जाएगा, तो 35 × 20 आप करेंगे तो इससे योग पता चल जाएगा, यानी कि योगफल उन संख्याओं का पता चलेगा, सम पता चल जाएगा। 35 × 70 700, ये 700 होना चाहिए। ठीक है, 35 संख्याओं का औसत जो है वो उसमें 35 संख्याओं का योगफल 700 होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर हुआ क्या है, ये जो 700 है, ठीक, ये आपका योगफल है, लेकिन उसमें 16 लिखना चाहिए था और उसकी जगह लिख गया है 61, तो यानी बढ़ गया है। इसका मतलब इसमें जो कुछ है वो बढ़ गया है। अब कितना बढ़ा है, 16 की जगह हो गया है 61, तो बढ़ा कितना, इसमें से 16 माइनस करिए 61 से, पता चल जाएगा। 16 और 61 के बीच का अंतर ले लीजिए, अंतर लेंगे तो 11 में से 6 गया 5 और यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, 45 बढ़ के हो गया। 16 से होना चाहिए था इन जो ये योगफल आया 700, इसमें 16 अगर होता, 16 होता तब तो फिर कोई बात नहीं, कम होता, लेकिन यहाँ पर 16 की जगह हो गया 61, 61 हो गया तो ये योगफल बढ़ गया होगा। योगफल कितना बढ़ा होगा, 45 बढ़ा होगा। तो इस 700 से 45 माइनस कर दीजिए, ये आएगा 655, यानी वास्तव में योगफल ये होना चाहिए। योगफल हो गया 700, होना ये चाहिए था क्योंकि उसमें 16 की जगह 61 हो गया था। तो अब ये योगफल मिल गया आपको कि इतना होना चाहिए था। तो अब आप आराम से औसत निकाल सकते हैं कि भाई औसत भी अब पता चल जाएगा। योगफल ऊपर लिखा जाता है और कुल संख्याएं नीचे लिखा जाता है, जितनी संख्या हो। तो संख्याएं तो 20 की 20 ही रहेंगी, लेकिन अब सही योगफल पता चल गया 655। इसको ऊपर रखिए और 20 से भाग कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा छोटा कर लीजिए, 5 से कट करके 5 के 20, यहाँ 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 एकम 5। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 ते 12, 1 बचा 21, 4 ते 12, 1 बचा 21 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो 35.25। यहाँ से सॉरी यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है, आप चेक कर लेंगे एक बार। 4 ते 12, 4 ते 12, 1 बचा 11, अच्छा 4 दूनी 8, ये गलती से हो गया, देख लीजिए। इसको सही से फिर से कर लेंगे। 131 को 4 से भाग करेंगे, 4 ते 12, 1 बचा, 4 ते 12, यहाँ पर 1 बचा तो 11 ही होगा, 11 होगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचेगा
3 बचेगा तो 30 होगा, 4 सत्ते 28 और फिर 4 पंचे 20 यानी 32.75। ठीक है, ये ए पार्ट इसका आंसर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना था। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों में, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें बताया गया था कि औसत 35 है 20 संख्याओं का। तो 20 संख्याओं का औसत 35 कब है? तब है जबकि कुछ गलती हुई थी कि 16 होना चाहिए था, वहां पर 61 हो गया। ऐसी स्थिति में 20 संख्याओं का औसत 35 है। तो पहले हम औसत का फॉर्मूला लिखेंगे, योग बटे संख्याएं। योग बटे संख्याएं 20 थी, 20 इधर गुणा हुआ, पता चला कि वो जो गलत होने के जिसमें 16 की जगह 61 हो गया, ऐसी स्थिति में योगफल 700 है उन 20 संख्याओं का। तो ठीक है, अब योगफल को पहले सुधारेंगे। इसमें 16 होना चाहिए था, हो गया 61, तो 16 और 61 का डिफरेंस लेंगे 45, यानी कि इसमें 45 बढ़ गया है, 700 में 45 घटा लेंगे तो ये हमारा 655 आ जाएगा। 655 अब सही योगफल मिला, उन 20 संख्याओं का सही योगफल 655 होना चाहिए था। अब हम 655 को 20 से भाग दे देंगे तो सही वाला औसत भी आ जाएगा, जो कि हमारे सामने 32.75। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को करना है, ध्यान रखिए। और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न भी होता है और इसको समझना कोई इतना टफ नहीं है, आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए तो परीक्षा में कुल छात्र कितने थे? अब आप देखिए, एक परीक्षा है, कोई एक परीक्षा है जिसमें क्या हो रहा है कि 35% छात्र पास हुए हैं। अगर एक परीक्षा थी, कोई एग्जाम था और उस एग्जाम में सिंपल सी बात है 35% छात्र क्या हुए हैं? पास हुए हैं। ये पास वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि फेल वाले कितने होंगे? फेल वाले 100 में से 35 घटा दीजिए, 65% वाले छात्र फेल हो गए होंगे। कुल छात्र अगर यहाँ पर x थे मान लीजिए, तो उन x का 35% पास हुए हैं और उनका 65% फेल हो गए। ठीक, और साथ ही साथ ये भी बात बताई गई कि 455 छात्र फेल हुए। इसका मतलब ये जो 65% है, इसकी संख्या भी बता दी गई 455 छात्र फेल हुए हैं। ठीक, तो अब कोई बात नहीं, अब आराम से आपको कुल बताना है। कुल तो 100% होता है, आपको 100% इसको बनाना है। चाहे आप 100% बना लीजिए या फिर आप इसको आराम से, भाई इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम 65% की वैल्यू है 455, तो हम 100% बना ले, आंसर हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, x हमने मान लिया है तो हम ये कहेंगे कि भाई x का ही 65% बराबर होगा 455 के, क्योंकि यही चीज़ दी गई है कि फेल वाला दिया गया, फेल वाला 65% है और वो 455 भी है, तो हम मान लेते हैं कि x का 65% बराबर 455। तो x का मतलब गुणा 65% मतलब 65 के नीचे बटे 100 बराबर में 455। अब ये 455 के साथ इधर क्या होगा, 100 गुणे में हो जाएगा भाई, ये 100 उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और ये 65 क्या होगा, नीचे इसके बटे में आ जाएगा, तो x का मान निकल आएगा। यही आपका x का मान होगा। बस इतना आप आंसर सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 5 से काटते हैं तो 5 से 13 पचे 65 होता है, इसको 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 1 5, 13 7 91 होता है, 7 गुणे 100 मतलब 700। इसका मतलब 700 बच्चे उस छात्र उस परीक्षा में थे। ये बी पार्ट में आपको दिया गया। ठीक, अब यहाँ से आप दूसरी अप्रोच भी देख लीजिए, जो डायरेक्ट मैंने बोला था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी देख लीजिए। भाई ये बताया गया कि ये जो 65% है ये 455 है। आपको देखिए, आप फिर से समझ लीजिए, एक परीक्षा है, उस परीक्षा में 35% छात्र पास हो गए, तो उस परीक्षा में 35% तो ये पास हुए, तो बाकी बच्चे 65% फेल हुए, और फेल वालों की संख्या भी दे दी गई 455। तो इसका मतलब अगर 65% 455 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 455 बटे 65। तो हमें 100% का मान बताना है, जाहिर सी बात है, तो इसका मतलब 455 गुणे 100 हो जाएगा, बटे में ये 65 है, तब भी वही आ जाएगा, और इससे भी 100% का मान निकल आएगा और ये 700 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई अभी आपने इसको सॉल्व भी किया है, 13 बचे 5 से काटेंगे तो 13 बार में जाएगा, 5 1 5 5 3 15, और ये भी 5 9 45, 5 1 5 फिर 13 7 91 700। इससे भी आप डायरेक्टली कर सकते थे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि x मान के करिए या फिर सीधे कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये सभी मेथड समझ में आ रहे होंगे ढंग से। जो भी आपको उचित समझ में आए उचित रूप से, वो आप प्रश्न का तरीका अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चुनाव होने ही वाले हैं आगे, तो चुनाव वाले प्रश्न भी समझ लेते हैं।
देखिए यहाँ पर बोला गया दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल डाले गए वोटों की संख्या क्या थी? देखिए इसको मैं 2-3 अप्रोच आपको बता देता हूँ तरीके, आप ढंग से इसको समझिए, जो भी तरीका आपको बेहतर लगे वो आप कर लीजिए। यहाँ पर पहली बात आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो उम्मीदवार थे, दो कैंडिडेट थे, ए और बी, ऐसा समझ लेते हैं। दो कैंडिडेट हैं। अब इसमें जो कुल वोट है उसका 30% पाने वाला, एक को 30% मिला होगा, जाहिर सी बात है, मान लेते हैं इसको 30% मिला है तो दूसरे को कुल वोट जितने पड़े होंगे उसका 70% मिला होगा। वोट कितने पड़े ये तो हमें बताना ही बताना है, लेकिन जो भी पड़े होंगे वो कुल हम उनको 100% मानते हैं। 100% अगर हम मानते हैं तो हम ऐसा देखेंगे कि एक आदमी को, एक उम्मीदवार को, एक कैंडिडेट को 30% वोट मिले और वो 16,000 वोटों से हार गया, पीछे रह गया, तो कुल वोट कितने थे? जाहिर सी बात है ये आदमी जिसको 30% वोट मिले हैं ये 16,000 वोटों से पीछे भी रह गया, या हार गया, ऐसा कह सकते हैं, यानी पीछे रह गया या हार गया। तो अब ये वाला इसका मतलब उम्मीदवार जीत गया है जिसको 70% वोट मिले। तो जाहिर सी बात है अगर हम ये मान लें कि कुल वोट x रहे होंगे जो इन लोग जो डाले गए चुनाव में, वो मान लेते हैं कुल वोट जो है वो x वोट पड़े, कुल वोटों की संख्या x थी, तो इसका मतलब x का 70% एक को मिला है, x का 70%, कुल वोट जितने पड़े उसका 70% एक को मिला जो जीता है, और उसी x का 30% दूसरे को मिला है जो हार गया है। तो दोनों जीत और हार में अंतर कितने का रहा? 16,000 वोटों का। ये बताया गया कि जो पीछे रह गया, कितने वोटों से पीछे रह गया? 16,000। तो इसका मतलब जीतने वाला 70%, हारने वाला x का 30% वोट मिला, इनका अंतर कितना है? 16,000 वोटों का। तो ये रख दीजिए, ये बस ये आप इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, समीकरण आंसर आपका हो गया। एक तरीका ये है, तो इसको सरल करते हैं। x का 70% का मतलब गुणा 70% मतलब नीचे बटे में 100 आ जाएगा, माइनस x का यहाँ भी 30% मतलब 30 के नीचे बटे 100 बराबर 16,000। इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए ये 70x बटे 100 माइनस 30x बटे 100 जब आप घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 40x बटे 100 बराबर 16,000। ये उधर जाएगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 40x बराबर 16,000 उधर पहले से 2 और जीरो बढ़ जाएंगे, 40 इधर x निकालेंगे तो बटे में आ जाएगा 16,000, ये लिखा होगा 16,000 के साथ 2 जीरो और नीचे बटे में 40, एक एक जीरो कट जाएगा, 4 चौके 16। अब आप देखेंगे ये 40,000 आ गया, ये आंसर, यानी कुल वोट जो पड़े थे वहां पर 40,000 पड़े होंगे। जाहिर सी बात है ये बी पार्ट में दिया गया। एक तो तरीका ये जो लॉन्ग मेथड है, ठीक। अब शॉर्ट मेथड देखिए कि कैसे इसको करेंगे। ये मेथड तो आपको समझ में आ गया कि भाई ठीक है, इसमें हमने अप्रोच क्या की, इसको एक बार ऐसे जनरल समझ लीजिए कि एक को 30% वोट मिले होंगे तो दूसरे को जितने वोट पड़े होंगे कुल वोटों का 70% मिला होगा। अब क्योंकि x वोट हमने मान लिया तो हम ये कहेंगे कि x का 70% एक को मिला और x का 30% एक को मिला और दोनों का अंतर 16,000 है, इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं कि x का 70% माइनस x का ही कुल वोटों का 30%, इन दोनों के बीच में जीतने वाले और हारने वाले का जो अंतर है वो 16,000 है, ये बताया गया। इसी को सरल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। एक तो ये मेथड आप सीख गए, ठीक। अब अगला मेथड देखिए, अगला मेथड हम आ जाते हैं ऑप्शन से। अगर हम ऑप्शन पे आए तो कुल वोट अगर मैं इसको मानता हूँ 30,000, तो अब आप जरा ध्यान दीजिए कि अगर मैं मानता हूँ कि कुल वोट 30,000 थे, हमने ऑप्शन ए उठा लिया चेक करने के लिए, और ये कहा गया है कि इसमें जो जीतने और हारने वाला है उसको कुल वोट का 30% मिला है। 30%, 30,000 का 30%, 3 3 9,000 होगा, है ना भाई, सिंपल सी बात है। 30,000 का 30 ही प्रतिशत आपको निकालना है, तो 30,000 का 30% ऐसे आप कर लेंगे। ये चीज़ें बहुत ही आसान होती है। 30,000 का 30% ऐसे 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 3 3 9 9,000। तो ये सिंपल चीज़ है। 9,000 अगर हारने वाले को मिले हैं, ये हारने वाला कैंडिडेट है जो पीछे रह गया, तो इसको ये हार वाला कैंडिडेट है जो पीछे रह गया, तो 30,000 में 9,000 इसको मिले तो बाकी के 21,000 इसको मिले, क्योंकि 30,000 हमने माना है वोट को ऑप्शन से। अब आप देखिए क्या इन दोनों में 16,000 का डिफरेंस है, क्योंकि इसने कहा है कि 16,000 से पीछे रह गया है। तो देखेंगे क्या 16,000 है तो 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 तो 25 हो जाएगा, और यहाँ तो 30,000 है, तो इसका मतलब नहीं, यहाँ पर डिफरेंस जो है, अच्छा सॉरी,
यहाँ से यह देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 21 और 9 का। तो 21 और 9 का डिफरेंस 16,000 नहीं आएगा। 21 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा, 16,000 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अगला ऑप्शन उठाएंगे 40,000। अब देखिए ये ऑप्शन आप जैसे उठाते हैं 40,000, इसमें 30% इसका लिखते हैं तो 4 × 12,000 आएगा 30%, और बाकी इसका जो बचा, जब 12,000 40,000 में निकल गया तो जीतने वाला कैंडिडेट कितना पाया होगा, ये जीत वाला है और ये हार वाला। हार वाले का 20,000 हमें 12,000 आ गया। अब 40 में 12,000 हटाएंगे तो बचेगा 28,000। 28,000 और 12,000 का अंतर आप देखिए तो 16,000 आ रहा है। इनका अंतर देखिए 16,000 आ रहा है। आराम से 28,000 में 28 में 12 को माइनस करेंगे, आपको 16,000, 28 में 12 माइनस करिए 16 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल सही है और ये इनकी शर्तों को पूरा करता है। इसका मतलब इस तरीके से हमने चेक कर लिया ऑप्शन से। तो एक तो तरीका ये आपको रखना है कि ऑप्शन की हेल्प से आपको समझ सकते हैं आप ऐसे प्रश्नों को। एक तो ये भी तरीका आप समझ गए कि कैसे करना है। एक तरीका जो आपका लॉन्ग मेथड, एक तरीका जो आपका ऑप्शन वाला मेथड है। अब आप देखिए यहाँ पर एक तरीका शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक का एक फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ। कुल वोट अगर आपको निकालने हो तो कुल वोट के लिए एक सूत्र मैं लिख देता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रतिशत वाला है इसको आप ए मान लीजिए, 30% वोट पाया था, और जितने से पीछे रह गया इसको हम बी मान लेते हैं। ए और बी 16,000 से पीछे रह गया तो आप इसका मतलब यहाँ पर ऐसा बनाइए कि ए 30% था तो इसको हम ए मान लेंगे 30% वाला, और बी की जगह 16,000 वोट से पीछे रह गया था इसको बी मान लेंगे। अब एक सूत्र आप ध्यान रखें, 100 × बी अपॉन 100 × बी अपॉन 100 - 2a, बस। अब इसमें देखिए डायरेक्ट मान रख देंगे तो कुल वोट आ जाएगा। ये सूत्र या तो आप याद रखिए। ऐसे ठीक इसी प्रकार के प्रश्न के लिए तो आप देखिए 100 × बी यानी कि यहाँ पर 16,000 और बटे ये आप लिख लेंगे 100 - 2a, ए की जगह 30 तो 30 रख देंगे। तो अब आप देखिए 100 × 16,000 ऊपर, और ये 100 - 30 दूना 60 तो ये 40 आ जाएगा। इससे आप ये काट दीजिए, 4 से ये काट दीजिए तो आप देख रहे हैं 400 ये और 2 0 ये, तो 40,000 आ गए। ये अपने आप ही आंसर, कुल वोट आ गए। तो ये आप सूत्र याद रखें ऐसे प्रश्नों के लिए, या फिर ऑप्शन से करना कैसे है वो भी बता दिया, और या फिर एक और मैंने 3 तरीके इस प्रश्नों को करने के बताए। एक लॉन्ग मेथड जो कि आप बेसिक मेथड जिसको कहते हैं उससे भी आपको करवा दिया गया। आई होप आपको ये सारे मेथड इस ऐसे प्रश्नों के लिए आ गए होंगे, क्योंकि चुनाव भी है और प्रतिशत का ये चैप्टर है। बहुत ही विशेष प्रकार का ये प्रश्न है, लगभग हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए इस ऐसे प्रश्नों को भी अच्छे से आप समझे रहिए और उनको अप्रोच उनकी ढंग से सीखे रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें बोला गया है 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए क्रय मूल्य को आप जानते हैं सीपी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को एसपी यानी सेल प्राइस कहा जाता है। तो अब आपको यहाँ पर दिया गया है कि 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब जिस पर खरीदा जाता है, तो 100 वस्तुएं खरीदी गई हैं और 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, और उसी में बेची गई हैं 60 पुस्तकें। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ समझनी है कि 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो आप ऐसे प्रश्नों को बहुत आराम से, पहले तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पर स्टेटमेंट जैसे है कि 100 पुस्तकों का सीपी यानी क्रय मूल्य ये बराबर है 60 पुस्तकों का एसपी यानी विक्रय मूल्य, सेल प्राइस। अब आप इस स्टेटमेंट से क्या समझ पा रहे हैं कि 100 पुस्तकें खरीदी गई होंगी और 100 पुस्तकें खरीदी गई हैं, लेकिन वो 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के ही बराबर, जितने में खरीदा 60 ही पुस्तकें बेचने में उतना पैसा मिल गया, तो बाकी 40 पुस्तकों से इनको लाभ हुआ। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य वाली संख्या ज़्यादा है, विक्रय मूल्य वाली कम है, तो ऐसी स्थिति में होगा हमेशा लाभ। ये बात आप याद रखिए, इतना तो आपको पहले पता चल गया। आप क्या करिए, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। ऐसे स्टेटमेंट्स जब भी आए
कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का जो प्रतिशत होता है वो x माइनस वाई और बटे में यही y गुणे 100। बस ये सूत्र एक याद रखिए, ये तरीका आपको बहुत आसान रहेगा जब इस तरीके का प्रश्न स्टेटमेंट आए। तो यहाँ पर x की जगह रख दीजिए 100 माइनस वाई की जगह रख दीजिए 60 और बटे में यही 60। ध्यान रहे बटे में हमेशा कौन सी संख्या आएगी, सेल प्राइस विक्रय मूल्य की तरफ वाली संख्या आएगी। ठीक, इस बात को याद रखें। और गुणे में 100। तो अब क्या होगा, 60 में से 100 में से 60 जाएगा 40, 40 बटे 60 गुणे 100। इसको आप सरल कर लीजिए, 1 0 ये 1 0 ये कट गया, 400 है ही, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 2 3 6, 2 और 100 का गुणा हो गया 200, 200 बटा 3। 200 बटा 3 को आप चाहें तो आप ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं। 3 छक 18, 2 बचा, फिर से 3 छक 18, तो फिर 2 बचा, तो 66 सही 2 बटा 3, 66 सही 2 बटा 3 बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको एक तो ये रूल पता चल गया कि हमें कैसे इसमें लाभ का प्रतिशत, यहाँ पर ये जो आया है लाभ का प्रतिशत आया है, ये बात ध्यान रखें। लाभ प्रतिशत आपको बताना था, लाभ या हानि बताना था। तो यहाँ ऐसे ही पता चल रहा है पुस्तकें 100 थी जो खरीदी गई थी और वो बराबर 60 पुस्तकों में ही उतना पैसा मिल गया विक्रय करने में, तो बाकी 40 पुस्तकों का तो आपको फायदा ही होने वाला है। तो जब यहाँ पर पहले खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज़्यादा हो तो लाभ होगा, खरीदी गई संख्याएं बेची गई संख्याओं से कम होंगी तो हानि होगी। अभी उसका भी हम एक क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा, अगर हानि का प्रतिशत निकालना हो तो वो भी आप सूत्र याद रखेंगे, तब वहां पर y माइनस एक्स हो जाएगा बटे y गुणे 100। सूत्र यही रहेगा, बस उसमें क्या होगा, अगर हानि होगी तो विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा तो विक्रय में से क्रय वाला माइनस कर देंगे, और बटे में लेकिन हमेशा y, यानी कि आप ये देख रहे हैं बटे में देखिए यहाँ भी y है और यहाँ भी y, यानी कि बटे में हमेशा विक्रय मूल्य वाला पार्ट ही रहता है। विक्रय मूल्य की संख्याएं रहती हैं, जो विक्रय मूल्य की संख्याएं दी हो, जितनी संख्याएं हो। तो अभी हम इसको आगे एक और प्रश्न से देखेंगे। पहले इसी प्रश्न को, एक मेथड तो आपने ये रूल समझ लिया, इस रूल के अकॉर्डिंग अगला मेथड हम इसमें और देखते हैं अब क्या हो सकता है और अप्रोच क्या हो सकती है। तो देखिए, ऐसे अगर हम इसको लिख लें कि 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य मतलब सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस, तो हम ऐसे लिख लें सीपी ऑफ 100 थिंग्स, 100 वस्तुएं हैं, बराबर एसपी सेल प्राइस ऑफ कितना 60। हम ये इस तरीके से लिख लेते हैं अपने समझने के लिए कि 100 चीज़ों का सीपी बराबर है 60 चीज़ों के एसपी यानी सेल प्राइस के। तो इतना तो हम लिख सकते हैं इसको पढ़ करके। अब सीपी और एसपी एक तरफ कर लीजिए, सीपी ये रहा, एसपी इधर नीचे आ जाएगा, तो ये 100 उधर चला जाएगा 60 के नीचे, ये इधर से उधर चला जाएगा 60 के नीचे। सीपी और एसपी का आपको रेशियो यहाँ पर मिल जाएगा, 0 से काट दीजिए, 2 3 6, यहाँ देखें 2 5 10, तो आप देख रहे हैं 3 और 5 ये रेशियो मिल गया। तो इसका मतलब 3 सीपी है और देखिए 5 एसपी है, तो ये 3 से 5 हुआ है, इसका मतलब सीपी कम है एसपी ज़्यादा है। देखिए सीपी और एसपी का रेशियो आपके सामने है, सीपी के नीचे एसपी आएगा तो 100 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सीपी और एसपी खरीदा 3 में और बेचा 5, यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 3 से 5 पहुँच गया, तो इसका मतलब कि 3 में खरीदा और 5 में बेचा तो प्रॉफिट ही हुआ। प्रॉफिट का परसेंट यानी लाभ का प्रतिशत, तो उसमें क्या होता है, कितना आपको यहाँ पर लाभ हुआ, 3 से 5 में 2 का लाभ हो रहा है भाई, 3 से 5 हो रहा है तो यानी 2 का लाभ हो रहा है, ऊपर 2 लिख देंगे, और बटे में ये वाला हमेशा सीपी वाला हिस्सा रहता है और गुणे 100। अब आप देखिए 200 बटा 3 वही आ गया, 200 बटा 3 यानी कि 66 सही 2 बटा 3% ये आ गया। एक तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट बना करके एक ये भी मेथड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस केवल इतना याद रखना है, इस स्टेटमेंट को आप देख लीजिए, सीपी ऑफ 100 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 60। सीपी के नीचे ये एसपी आ जाएगा इधर भाई, इधर से इधर लाएंगे बटे में, और 100 को उधर भेज देंगे तो 60 के नीचे 100। अब आप इसको बस रेशियो ले लीजिए आराम से, खत्म, 2 से 2 3 6 और 2 5 10, यानी 3 एसपी और 3 सीपी है और 5 एसपी है। 3 में खरीदा और 5 में बेचा तो लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ कितने पर, 3 पर, और गुणे कर दीजिए 100, यही आपका प्रॉफिट का परसेंट आ जाएगा। बस तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ से एक ये मेथड हो गया, एक वो मेथड हो गया, दोनों मेथड आपको समझा दिए गए। अब और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसमें भी ये चीज़ें अप्लाई करते हैं, यानी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर
13 करते हैं। आप लोग इसको आराम से कर ही रहे होंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, 18 वस्तुओं का, यानी कि हम ये ऐसे भी लिख दें CP ऑफ 18, यानी CP कॉस्ट प्राइस 18 चीज़ों का बराबर है 24 वस्तुओं के सेल प्राइस, यानी SP ऑफ 24, यही बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए CP वाली चीज़ें कम है और SP वाली ज़्यादा है, तो यानी कि पहली बात तो यहाँ हानि हुई होगी, लॉस। लेकिन अब हम फिर भी इसको करते हैं, तो CP ये रहा, SP इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ से 24 इधर है, ये बटे में, ये 18 इधर आ जाएगा। तो आप अगर इसको देखें तो 6 से काटे 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। आप देख रहे हैं CP अगर 4 है तो बेचने वाला मूल्य 3 है, इसका मतलब घाटा हो रहा है। देखिए 4 में खरीदा, 3 में बेचा जा रहा है, तो लॉस हुआ। लॉस का परसेंट यानी हानि, लॉस यानी कि हानि का प्रतिशत, अगर हम हानि प्रतिशत यानी लॉस का परसेंट निकालें तो कितने की हानि हो रही है, आप यहाँ पर साफ देख पा रहे हैं कि 4 में खरीदा और 3 में बेचा, इसका मतलब 1 रुपये की हानि हो रही। कितने पर? 4 रुपये पर, तो इसको 4 लिख दीजिए और गुणे 100। क्योंकि आप पहली बात तो ये भी ध्यान रखें, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट बताना होता है तो ऊपर आपको लाभ देखना होता है कितने का हुआ, और बटे में क्रय मूल्य लिया जाता है और गुणे 100। ये सब सूत्र आप बेसिक जानते हैं, आप सभी को पढ़ाया गया। हानि प्रतिशत बताना हो तो हानि कितने की हुई ऊपर ले लीजिए, बटे में क्रय मूल्य ही लिया जाता है और गुणे 100। ये दो सूत्र आपको बहुत ही बेसिक में पढ़ाए जाते हैं और पता होते हैं। इसी में देखिए हमने देखा कि 4 रुपये में खरीदा कोई चीज़, 3 रुपये में बेचा गया, तो 1 रुपये की हानि हुई। हानि को यहाँ रख दिया, देखिए यहाँ पर हानि, और बटे में लेना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वाला हिस्सा क्या है? 4, देखिए तो बटे में 4 और गुणे 100 कर दिया। ये आंसर हो गया। 4 से 100 कटेगा 25, यानी कि 25% की हानि हुई। सिंपल सी बात है, और ये आपका आंसर दिया गया है ए पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब चलिए, ये तो एक मेथड हुआ, दूसरा वो सूत्र वाला भी कर लेते हैं। सूत्र वाले में क्या था, आप ऐसे मानते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर x है और ये वाला y है, ये वाला हिस्सा x है और ये वाला y है, और यहाँ पर पता है कि कॉस्ट प्राइस वाली वस्तुएं कम है, बेचने वाली वस्तुएं ज़्यादा हैं, तो यहाँ हुई होगी हानि। तो ये पता चल गया कि हानि का प्रतिशत बताना है, तो हमने बताया था सूत्र बदल जाता, y माइनस एक्स हो जाता है। इधर बड़ी संख्या है तो इसमें से माइनस होगा, लेकिन बटे में y ही रहेगा, मतलब SP सेल प्राइस की तरफ की संख्या, कोई y नीचे लेंगे हमेशा, गुणे 100। अब आप देख लीजिए, इनका अंतर लेना है। 24 है y, माइनस एक्स है 18, देखिए, और बटे में y यानी ये 24 ही रहेगा, और गुणे में 100 कर दीजिए। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। 24 में से 18, 6 बचेगा, 6/24 गुणे 100, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 से 100 काटेंगे तो 25, भाई 25 चौके 100 होता है। इस तरीके से भी आप इस सूत्र को याद रखिए, या फिर जैसा मैंने आपको बताया बगैर सूत्र के भी आपको समझा दिया है। आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसको किस मेथड से प्रिपेयर करते हैं, और आपको बहुत अच्छे से बाकी बेसिक्स में भी लेक्चर में इनको पढ़ाया गया है, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज भी चीज़ें पढ़ा दी गई, एक एक चैप्टर आपको अलग से भी पढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 150 रुपये 150 रुपये में बेचा जाने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? देखिए, मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। यहाँ पर हुई हानि, तो इसका मतलब हानि होने के बाद वो चीज़ 150 की है, तो ये 100% का तो मान नहीं होगा, क्योंकि 100% वो तब रहा होगा जब अपने आप में वो पूरा था, जबकि यहाँ हो गई हानि। तो इसका मतलब हानि यानी लॉस होने के बाद 150 का है, तो ये 100% नहीं, बल्कि ये हानि हटाइए 25%, तो 75% का ही ये मान है। इसका मतलब अगर वो वस्तु x की रही होगी, इस वक्त x का 75% ही बचा है, जो कि 150 है, बराबर 150। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये बात ऐसे प्रश्नों में आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर कभी भी ऐसे प्रश्न बने कि किसी वस्तु को 10% लाभ लेकर के बेचने पर 10% लाभ के साथ वह वस्तु बिकी, मान लीजिए कोई वस्तु 10% लाभ के साथ बेचने पर 330 की है, तो वो कितने की थी? भाई 10% इसमें प्रॉफिट शामिल है, 10% प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट यानी लाभ इसमें शामिल है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये चीज़ जो अभी दिया गया है ये 100% तो नहीं है, बल्कि 10% और ज़्यादा हो गया, लाभ हो गया ना। तो इसका मतलब ये जो लाभ, ये वैल्यू दी गई है, ये 100 नहीं बल्कि 110% की वैल्यू है, क्योंकि इसमें लाभ हो गया।
अगर ऐसे ही कोई चीज़ दी जाए कि कोई वस्तु 270 रुपये में बेचने पर 270 रुपये में बेचने पर उस पर 30% की हानि हुई है, ठीक है, या 10% की हानि हुई है, 10% की हानि हुई है और 270 में बेचा गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 10% की हानि हुई है। अगर लॉस हो गया 10% का, तो ये जो अभी वैल्यू दिख रही है ये 100% नहीं बल्कि सिर्फ 90% को रिप्रेजेंट करेगी। भाई 10% लॉस हो चुका तब इतने की है, इसका मतलब ये 100% नहीं रही बल्कि 90% को ही प्रदर्शित करेगा। इन बातों को बहुत अच्छे से समझे रहिए, और ये सब मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज में समझाया है, फिर भी मैंने एक बार डिटेल कर दिया। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। इसका मतलब ये जो 150 था ये हानि होने की बाद की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये सिर्फ 25% हानि हो गया है तब 150 है, तो इसका मतलब ये सिर्फ 75% का मान है। इसका मतलब ये 75% का मान है। आप चाहें तो x मान के करें या सीधे भी ऐसे कर सकते। देखिए कि 75% रिप्रेजेंट करेगा 150 को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 150/75 को, तो हमें 100% निकालना है। वस्तु अपने आप में 100% रहती है हमेशा, तो 100% निकालेंगे, गुणे में कर देंगे 100। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से 15 दहम 150 और 15 पछे 75, 5 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 और 10 मतलब 200। ये आंसर हो गया। बस सिंपल सी बात है। 75% को रिप्रेजेंट कर रहा है 150, तो 1% को रिप्रेजेंट करेगा, ये बटे में आ जाएगा। 1% का मिल गया तो 100% करने के लिए फिर से 100 से गुणा कर देंगे, आंसर। कोई भी प्रश्न ऐसा आए तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करके x मान के भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक वस्तु को 10%, मैं ले लेता हूं, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यदि एक वस्तु को 330 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हुआ, तो वह वस्तु उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो क्रय मूल्य वो अपने आप में 100% हमें बताना है। 10% लाभ हुआ है, प्रॉफिट, तब इतनी वैल्यू है। इसका मतलब ये वैल्यू 10% लाभ के साथ है, लाभ के साथ है, तो इसका मतलब ये वैल्यू अब 110% को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10% लाभ, पहले अपने आप में 100% रहा होगा, जब ये चीज थी तब ये 100% थी, अभी लाभ के साथ 330 की है, तो इसका मतलब 110% है 330, तो 1% कितना होगा? 330 के नीचे बटे आ जाएगा ये, और फिर हमें 100% बताना है, वही आपका सीपी हो जाएगा। 330/100, 110 गुणे 100, ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे। 11 तिहाई 33, 3 और ये आपका 3, ये और ये आपका 30, एक जीरो कटा था, सिर्फ 2 जीरो नहीं, हाँ ये ऐसे रह गया, एक जीरो कटा, 300 हो गया, तो ये 300 आ गया। इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न हो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यदि किसी भी वस्तु पर 20% की हानि हुई है और हानि पर बेचने पर वो चीज 400 की बिकी है, तो फिर वो कितनी की रही होगी या उसका क्रय मूल्य क्या था, ऐसा हमें फाइंड करना हो। तो अब आप बताइए कि 20% लॉस के बाद वो चीज 400 है, यानी ये लॉस के साथ, हानि के साथ का मान है, और हानि कितना? 20%। इसका मतलब ये किसको प्रदर्शित करेगा? 80% को। भाई अब ये 100% तो रहा नहीं होगा, हानि हो गया, इसका मतलब ये प्रदर्शित कर रहा है 80% को। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 80% रिप्रेजेंट कर रहा है 400 को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 80, इधर बटे में आ जाएगा 400 के, ये काट दीजिए, 8 पंचे 40, 5 को, तो फिर 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 में 100 से गुणा हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 500। सिंपल आंसर हो गया 500, यानी वो वस्तु, उसका कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य रहा होगा 500 रुपए। सिंपल सी बात है। तो इन चीज़ों को आपको समझना ही होगा। ऐसे प्रश्न बहुत पूछ लिए जाते हैं और अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लेते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के क्रय एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, मतलब सीपी क्रय मूल्य और इसका अनुपात सेल प्राइस यानी एसपी, इनका अनुपात है 5:6, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई सीपी फिर 5x है और एसपी को हम 6x कह सकते हैं। अनुपात को हम ऐसे x हमेशा मानते हैं, तो इस रूप में भी चल सकते हैं। 5 और 6 ना माने तब भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, क्योंकि लाभ या हानि का प्रतिशत है, कोई जरूरी नहीं कि x में मानिए,
आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप उसको समझ रहे हो तो कोई बात नहीं। अब आप देखिए 5x में कोई चीज़ थी, 6x में बिकी, तो इसका मतलब ज़्यादा हुआ, 5 से 6 हुआ, तो इसका मतलब कोई भी चीज़ 5 से 6 हुई है तो इसका मतलब उसमें लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 5 से 6, मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 5 पर, और गुणे कर देंगे 100, यही आपका प्रॉफिट परसेंट होगा। तो 5 से और इसको काटेंगे तो 20% आएगा, 20 पंचे 100, ये आपका 20% हो जाएगा लाभ, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है एक्स मान के करने के लिए, कोई आवश्यक नहीं है, सीधा ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई चीज़ 5 में है तो वो 6 में हो गई है, तो इसका मतलब लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ, 1 का, कितने रुपए पर लाभ हुआ है, यानी 5 रुपए पर, सीपी हमेशा रहता है ना नीचे, और गुणे में 100 कर दे तो यही होता है लाभ का प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंट। अभी मैंने आपको सूत्र इसके पहले प्रश्नों में लिखवा दिया है और उसी को अप्लाई करके आपको 20 पंचे 100, यहाँ 20 आ जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। कभी भी ऐसे दिया जाए कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रेशियो कुछ भी आपको दे दिया जाए, जैसे 3:5, अब आपसे कह दिया गया कि कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रेशियो 3:5 है, तो इसमें प्रॉफिट यानी लाभ का प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत कितना लाभ हुआ, 3 से 5 में लाभ हुआ 2 का, कितने पर हुआ, तो 3 पर, ये सीपी हमेशा रहेगा नीचे, और गुणे कर देंगे 100, तो ये आपका हो गया 200/3, वही 66 सही 2/3%, ये आ गया। तो इस तरीके के प्रश्न जब भी आए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे डायरेक्टली आप इसको कर पाएंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे बोला जाए कि सीपी और एसपी का अनुपात है 7:7, या चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 5 अनुपात ले लेते हैं 7, ठीक है। तो 5:7 है। अब आप इसमें लाभ या हानि बताइए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है लाभ ही हुआ है, प्रॉफिट परसेंट। तो इसमें क्या करेंगे, लाभ कितने का हुआ, 2 का, कितने पर, 5 पर, तो 2/5, गुणे में क्या कर देंगे 100, खत्म। 5 से 5 20, 20 पंचे 100, 20 दूना 40, 40% का लाभ हुआ, आंसर हो गया। तो ऐसे कोई भी प्रश्न बने आप फटाफट ऐसे कर दीजिए, उस पर कुछ मानने वानने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन हानि का ले लेते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो मैं ले लेता हूँ यहाँ से 8 अनुपात ले लेता हूँ 5, ठीक है। अब आपसे कहा जाए लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, तो लॉस हुआ है, लॉस परसेंट या हानि का प्रतिशत आप कह सकते हैं। तो वो होगा, हानि कितने का हुआ है, 3 का हुआ है, 8 में और 5 में, कितने पर, 8 रुपये, सीपी में नीचे 8 ही रहेगा और गुणे में 100। इसका मतलब आप देख रहे हैं 4 से इसको काट सकते हैं, 4 से 25 और 4 दूना 8, 25 या 75, 75/2, 75 को 2 से अगर भाग करेंगे तो 37.5% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लॉस और प्रॉफिट पर काम आराम से किया जा सकता है। आई होप आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और डिटेल में आप चीज़ों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आप लोगों को यदि वीडियोस समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।